हेलो प्यार बच्चों, क्या हाल चाल। मैं रस्सा स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पर। आशा है आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। प्यार बच्चों, मैं आपका राज सर। अब बेटा देखो, क्लास 9 था, स्कूल में पढ़ लिए, कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ लिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती जो कि ऑफलाइन में नहीं हो पाती हैं। और बेटा हम वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन में देंगे। मतलब अब बेटा आपको थोड़ा सा यूट्यूब में आना पड़ेगा, आपको यहां पर थोड़ा सिलेबस अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज भैया स्कूल में कोचिंग में नहीं बताई जाती, हम बताएंगे ना। अब क्या है, आपने क्या क्या गलती की, क्लास 9 में क्या कमियां की जिसके जैसे आपका क्लास 9 थोड़ा सा कमजोर हो गया, थोड़ा सा वहां पे खराबी आ गई। लेकिन अगर यही गलती आप क्लास 10th में कर दिए तो कहीं ना कहीं ये आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ ला देगा। तो कौन सी सी गलती बेटा हमें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें पढ़ना है। अब जैसे कि देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं और युद्ध लड़ने के लिए मैं अपने न शस्त्र देखी, मैंने अपनी तैयारी न की, और बस हाँ कि आज युद्ध है, चलो सेना कूद पड़ते हैं, तो क्या हम युद्ध जीत पाएंगे? इवन ना हमने सामने वाले देखा कि भाई उसकी सेना कितनी है, 100 आदमी लेकर चले गए, उधर 1000 आदमी थे, तुम बेटा 100 आओ आओ बेटा तुम्हें निपटा देंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यूपी बोर्ड जो है ना, वो हमारा युद्ध है, और उसको जीतने के लिए ना हमारे पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। एक अच्छी रणनीति ही हमें बोर्ड एग्जाम में विजय दिला सकती है। तो वो रणनीति क्या होगी, किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को करेंगे, इस तमाम प्रश्नों को आज हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नोट्स कैसे बनाएं, ऐसे तमाम प्रश्न तुम्हारे अब आ रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए हो। भाई किसे, क्लास 9 से क्लास 10th में आए हो। अब जब क्लास 10th में आए तो जाहिर सी बात है इसकी जो तैयारी होनी चाहिए वो अलग ही लेवल की होनी चाहिए। अगर आप यहां पर वही क्लास 9th वाली गलती फिर से कर दिए तो खराब हो जाएगा। ये आप भी जाना है, हम भी जाना है, और सब कोई जान रहा है। तो हमें कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, आज मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो फिलहाल हम अगर बात करते हैं अपनी क्लास की जो शुरुआत, वो यहां से करेंगे कि आपने पिछले साल क्या क्या गलती की। तो क्लास 9th में आपने क्या किया। हाँ, मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे ना वो क्लास 9, अरे क्लास 9 है ना यार, ठीक है हो जाने, क्लास 10th में पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम वहां पर होगा तो वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो क्लास 9 होता है ना वो बेस होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको गलती बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि जो बोर्ड एग्जाम है ना वो बेहतरीन हो जाए। और साथ साथ में हमारा ये जो सिलेबस है ना उसमें क्या बदलाव हुए, कुछ हटा या जुड़ा, क्या हुआ, ये सारी चीजें भी देखेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं भाई खूब मौज मस्ती किए, दोस्तों के साथ खूब घूमे, अरे क्लास 9 है ना, क्या ही टेंशन है, अरे भैया क्या आप भी परेशान करने चले, टेंशन, बेटा बोर्ड एग्जाम है, आप टेंशन लेना पड़ेगा। क्लास 9 नहीं है जो मौज मस्ती में आप टाइम वेस्ट कर दोगे हो जाएगा, तब पर भी ऐसे काम नहीं चलने वाला। पढ़ाई को कभी सीरियस नहीं लिए, और खास करके मम्मी पापा और अपने शिक्षक ये कौन होते हैं। हाँ अच्छा पढ़ना चाहिए, मम्मी कह रहे हैं बेटा पढ़ लो, अरे मम्मी पढ़त तो रहे। अब तुम लोग क्या करते हो ना, लिखने को पढ़ने कहते हो। अब स्कूल में टीचर ने, भैया तुम गए नहीं, काम पूरा कर रहे हो, हाँ लिख रहे हो, मम्मी आई बेटा पढ़ लिया करो। अरे मम्मी अभी तक पढ़ रहे थे, बेटा पढ़ रहे थे कि लिख रहे थे। तो बेटा अगर पढ़ना और लिखना एक होता ना तो रीड और राइट वर्ड अलग अलग न बने होते। बेटा माता पिता को अगर तुम बेवकूफ बना रहे हो ना, तो माता पिता को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो। अगर भविष्य खराब होगा किसका होगा, मम्मी पापा का। अरे भाई वो पापा तो इतना सक्षम है ही है कि वो खुद खा लेंगे और आपकी मां को खिला देंगे, तुम्हें भी पाल देंगे, लेकिन उसके बाद का क्या, तुम क्या करोगे, तुम्हारा भविष्य कहां रहेगा। तो बेटा यानी अभी ये जो बोर्ड एग्जाम है ना बेटा, ये आपका पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है, और यहां पर ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम में बहुत ज्यादा क्षमता है। तो ये थी आपकी क्लास 9 की गलतियां, ठीक है, ये गलती हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमें क्लास 10th में ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये गलती अगर आप क्लास 10th में किए, आपने अपने माता पिता और शिक्षक की बातों को नहीं माना, आपने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिए, आप दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती किए और
क्लास 9 में अच्छे से पढ़ाई, 10th में पढ़ाई न किए और सोचे कि क्वेश्चन बैंक खरीद लूंगा या फिर मैराथन क्लास आएगी, मैराथन क्लास से कर लूंगा। लेकिन बेटे देखो यार, मैराथन क्लास बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ठीक है, लेकिन मैराथन क्लास से बहुत ज्यादा मार्क्स सभी बच्चे नहीं ला पाते। मैराथन क्लास उन सभी बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होती है जो बच्चे पूरे साल क्लास लिए हैं, पूरे साल पढ़े हैं। यानी अगर बेटा ये तुम वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात मुझे पता है कि तुम ये वीडियो ये मार्च में देख रहे होगे या फिर ये तुम वीडियो अप्रैल में या फिर मई जून। अगर तुम अप्रैल मई जून तक भी अगर स्टार्ट कर देते हो ना तब तो भी अच्छा है, लेकिन अगर तुम अब मार्च में स्टार्ट कर दिए हो, मार्च में वीडियो देख रहे हो ना, तो ये जान जाना कि तुम भी अपने पढ़ाई के लिए एकदम सजग हो। और जो बच्चे मार्च में देख रहे हैं वो अपना नाम कमेंट करेंगे, जो अप्रैल में कर रहे हैं वो अपना नाम कमेंट करेंगे, जून जिस महीने से जिस मंथ से कमेंट, भाई महीने में वीडियो देख रहे हो और अपनी पढ़ाई को सीरियस ले रहे हो ना, कमेंट जरूर करना। अब आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर कौन सी बुक लें? सर बहुत सारी बुक मिलती हैं, मैं कौन सी बुक लूं जिससे मेरी तैयारी अच्छी हो जाए? देखो बेटा, राजीव है, बहुत सारी प्रकाशन की बुक आपके पास अवेलेबल रहती है। मार्केट में जाओगे, अरिहंत है, पता नहीं क्या क्या, बालाजी, बहुत सारे प्रकाशन मिलते हैं। देखो बेटा, आपके स्कूल वाले भी एक दूसरी प्रकाशन की बुक दिलाते हैं। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां पे एनसीईआरटी मिलेगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की, राजीव की, विद्या की, और विद्या तो क्वेश्चन बैंक आती है, और अरिहंत की, इस प्रकार कई प्रकाशन की आपको बुक मिलेगी। बेटे बात जान लो, मैं कहूंगा हाँ स्कूल वाली किताब ले लेना, सारी किताब बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सारी किताब लेने की भी जरूरत नहीं, एक किताब लेना सबसे बढ़िया रहता है। स्कूल वाले ने दिला दिया, तुमने ले लिया, वो ठीक है, लेकिन बेटा याद रखना, अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करना है, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें बेहतरीन करना है, तो बेटा आपको एक बुक जरूर लेनी है। वो कौन सी बुक है बेटा? एनसीईआरटी। ये बेटा ये जो एनसीईआरटी है ये पहले ओल्ड वर्जन है, पहले आपकी एनसीईआरटी बुक ऐसी हुआ करती थी, फिलहाल अब ऐसी आती है। आपको ये बुक अपने पास रखनी ही रखनी है। ये जो बुक है ना बेटा, समझ दो, ये मत सोचना कि स्कूल का एग्जाम है, ये सोचे चलना कि बोर्ड का एग्जाम है। अब बोर्ड जो है ना, यूपी बोर्ड हमारा, वो इस किताब से प्रश्न बनाता है, इससे पूछता है। अगर तुमने समझ लो कि इसकी तैयारी अच्छे से कर ली, इस बुक को अच्छे से पढ़ लिए, तो समझ लो कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। लेकिन चलो छोड़ो, मैं ये कहूंगा कि हाँ इसको तो बेटा एक दुख है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी बुक नई ही लो यार, पुरानी ले लो, बड़े भैया हैं, कोई हैं जो इस बार पास आउट हो चुके हैं, उनसे जाके ले लो, सेकेंड हैंड भी आते मार्केट में, वो ले लो। इस जरूरी थोड़ी करना है हम भैया अंबानी के घर से हैं, जब तक मैं नई नहीं लूंगा तब तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। कोई भी किताब ले लो, बस ले लो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी लेना है। अब दूसरी बात आती है कि सर क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है क्या? सिलेबस में कुछ नई चीजें ऐड ऑन हुई है क्या? भाई देखो यार, जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लास 9 में बहुत सारी चीजें कटी हुई हैं, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना के रखा है। हाँ बेटा, इस साल नहीं, ऑलरेडी 2023 से पहले ही सिलेबस में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। हमारे लगभग 3 चैप्टर को सिलेबस से हटाया जा चुका है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से सिलेबस से हट चुके हैं। बेटे बात जानो, मैंने क्या बताया कि युद्ध जीतने के लिए हमारे पास सही रणनीति होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अस्त्र क्या है। खोखले अस्त्र ले जाकर के जिनका कोई काम नहीं है, हम वो तोप लेके जा रहे हैं जिसमें भैया गोला ही नहीं है, तो क्या उसको फायर कर पाएंगे? और मान लो है लेकिन उसमें बारूद नहीं है, तो भी क्या कर लेंगे? मतलब अब जो चैप्टर्स हट चुके हैं, जो टॉपिक्स हट चुके हैं, क्या उनको पढ़ने का कोई काम आएगा बोर्ड में? नहीं आएगा। हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आने वाला। तो अगर हम लोग सिलेबस को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। एक्स्ट्रा नॉलेज तो भाई देखो यार, ज्ञान होना ये अच्छी बात है हमेशा, मैं इसके लिए कभी नहीं कहूंगा कि ना बेटा हाँ ठीक है काम करो ना, ज्ञान होना चाहिए बेटा, जितना हो सके ना उतना ज्ञान अर्जित करो, खूब सारी किताबें पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करना है, टॉप करना है ना, तो तुम्हें जो बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है ना उतना ही तैयार करना है। तो अगर हम बात करते हैं न्यू सिलेबस या नवीन पाठ्यक्रम के हिसाब से, तो बेटा फिलहाल आपके केवल 13 चैप्टर रह गए, जबकि इसके पहले हमारे लगभग 16 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास 13 चैप्टर्स है। कौन कौन से? पहला बेटा रासायनिक समीकरण
अभिक्रिया में समीकरण। दूसरा है अम्ल क्षारक, देखो बेटा इसको क्षारक की जगह कभी क्षार लिख देगा, कभी भस्म लिख देता है, तो वही चीज है। फिर तीसरा बेटा धातु अधातु, और चौथा बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक। बेटा ये जो पोर्शन है ये हमारा बेटा रसायन विज्ञान में आता है। कहां आता है बेटा? रसायन विज्ञान में। ये बेटा हमारे रसायन विज्ञान में आएगा। फिर जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, और जीव जनन कैसे करते हैं, साथ साथ में आगे है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, ये चारों चैप्टर बेटा हमारे जीव विज्ञान में आते हैं। किस में आते हैं? जीव विज्ञान में आते हैं। याद रखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, काम आएगा। जैसे जीव जनन कैसे करते हैं और अनुवांशिकता, ये सब हमारे क्या है? जीव विज्ञान के हैं। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अगला चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये जो चार चैप्टर है बेटा ये हमारे भौतिक विज्ञान में आते हैं। किसमें? भौतिक विज्ञान। ये बेटा हमारे भौतिक, बेटा थोड़ा सा राइटिंग खराब है, इसमें मत सोचना कि अरे सर आपकी राइटिंग, भाई मैं आज भी डांट खाता हूं, इसलिए मैं कह दे रहा हूं राइटिंग अच्छी कर लो, बोर्ड एग्जाम में काम आता है। अगर अभी से राइटिंग सुधारना शुरू कर दोगे ना तो काम बन जाएगा। और बेटा एक बात, नोट्स जरूर बनाना है, सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाना शुरू करेंगे और अभी से बनाएंगे। ये नहीं कि हाँ ठीक है, और मैं नोट्स कैसी बनानी है मैं बताऊंगा, परेशान न होना, नोट्स कैसी बनानी है ये भी बताऊंगा, लेकिन नोट्स बनानी ही है बेटा, इधर उधर घूमना नहीं बाद में कि हाँ नोट्स नहीं मेरे पास। ठीक है, आ गया। और बेटा ये जो हमारा पर्यावरण है ना ये बेटा हमारे जीव विज्ञान में ही आ जाता है। तो बेटा ये जो चैप्टर है ये एक्स्ट्रा चैप्टर है, और ना कि भौतिक विज्ञान का, ना जीव विज्ञान, ना ही रसायन, लेकिन हम इसको अपने जीव विज्ञान वाले सेक्शन में रहेंगे क्योंकि काफी कुछ ये उसी से मिलता जुलता रहा करता है। अब अगर हम यही बात करते हैं, ये तो हमारे 13 चैप्टर हैं, लेकिन इन 13 चैप्टर में बेटा ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये यूपीएमएसपी के द्वारा जारी किया हुआ पाठ्यक्रम है। ठीक है, ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये यूपीएमएसपी के द्वारा जारी किया हुआ पाठ्यक्रम है और इसी के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। बेटा देखो इसके हिसाब से बेटा जो है ना, आपको तो पता ही होगा कि लगभग आपका जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, और बेटा जो 30 मार्क्स का होता है वो स्कूल से मिलता है, तो इस तरह मिला के हमारे हर एक पेपर 100 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 70 मार्क्स है ये हमारे विज्ञान की बात की जाएगी, तो ये विज्ञान में जो 70 मार्क्स है ना वो कहां से आएगा, तो कह रहा है कि इसमें 5 यूनिट में बांटा हुआ है। पहली यूनिट जो है, पहली इकाई जो है वो रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार। इसमें बेटा जो आता है, इसमें बेटा हमारा पूरा का पूरा रसायन विज्ञान आ जाता है। क्या आता है बेटा? रसायन विज्ञान। ये हमारा पूरा रसायन विज्ञान का पोर्शन होता है, मतलब यहां से हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स का आता है? पूरी केमिस्ट्री चारों चैप्टर बेटा 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने? 20 मार्क्स के। फिर आता है जैव जगत, ये बेटा जीव विज्ञान का पोर्शन होता है। किसका? जीव विज्ञान का। और ये बेटा ये भी बेटा 20 मार्क्स का ही बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब 4 चैप्टर हैं जीव विज्ञान के, 4 चैप्टर जीव विज्ञान के, तो 4 चैप्टर से समझ लो कि पूरे 4 चैप्टर में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ऑप्शनल, सारे प्रश्न काउंट करके बता रहा हूं बेटा, ऐसे नहीं। और ये बेटा मैं अपने से बता रहा हूं, ये यूपीएमएसपी कहती बेटा ना 20 से 19 होगा ना 20 से 22 होगा, ये एकदम फिक्स्ड होता है। फिर आगे बात करता है, अब भौतिक विज्ञान की बात करता है, तो भौतिक विज्ञान के 2 पोर्शन में डिवाइड कर देता है। ये भी भौतिक विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान, ये दोनों के दोनों क्या है? भौतिक विज्ञान के ही पोर्शन है। लेकिन प्राकृतिक घटनाएं में बेटा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन तथा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये जो 2 चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर से बेटा 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वहीं जबकि विद्युत का प्रभाव यानी विद्युत धारा वाला चैप्टर और विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर यानी हमारा 11वां और 12वां चैप्टर इसमें आता है, और ये 13 मार्क्स का आता है। और जो हमारा पर्यावरण है, जिससे हम प्राकृतिक संसाधन के अंदर रहते हैं, ये जो हमारा पर्यावरण है, क्या बेटा? हमारा पर्यावरण, ये बेटा मैं स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे लगाया हुआ हूं, ये कहीं अलग से नहीं है, मैं अपने से नहीं बनाया, इस बात का ध्यान रखना। ये यूपीएमएसपी का ही है, यूपीएमएसपी के द्वारा जारी जो हमारा सिलेबस पैटर्न है ये उसी के द्वारा ही बताया गया है। और ये जो हमारा पर्यावरण है, जो आखिरी चैप्टर है ना, जो आखिरी चैप्टर है, ये समझ लो कि ये केवल 5 मार्क्स का होता है। तो बेटा समझ लो,
आपको ये सब चीज को अच्छे से समझ के चलना है। रणनीति हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर युद्ध में विजय हासिल करना है ना तो बेटा ऐसे विजय नहीं मिलेगी। हमारे हर एक चीज को अच्छे से तैयार होना चाहिए ही चाहिए। बात एकदम से क्लियर रखना। अब आगे अगर बात की जाए, अगर आगे हम बात करते हैं, देखो यहां पर हमने क्या देखा, ये पहली इकाई थी ना, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो इसमें कितने सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया, ये पहला चैप्टर है, ये पहला अध्याय है हमारा। ये क्या है, ये हमारा पहला अध्याय है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 इसमें रासायनिक समीकरण, संतुलित करना उनको, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या तात्पर्य होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन जिसे वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। इतनी सारी चीजें इस पहले वाले चैप्टर से पूछी जाती हैं। हाँ, इसमें विकृत गंधिता और ये सारी चीजें भी पूछी जाती है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। विकृत गंधिता और संक्षारण, इस बात का भी ध्यान रखना। फिर कह रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण, H+ और OH- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं क्या है, सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं अम्ल, क्षार, लवण के, उदाहरण क्या होते हैं और इनके उपयोग क्या हैं, पीएच स्केल क्या होती है। ये दूसरा चैप्टर है बेटा केमिस्ट्री का। लघु गुणक संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। लॉग जो पीएच होता है ना, पीएच का लॉग वाला लॉग होता है ना, इसकी परिभाषा आवश्यक नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर लॉग वाला बता दीजिए। बेटा पीएच स्केल का जो लॉग वाला पोर्शन है उसको हटा दिया गया, उसकी जरूरत नहीं है। अब केवल पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, उतना ही हमें पढ़ना है। फिक्र है दैनिक जीवन में बेटा पीएच का क्या महत्व होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी कहते हैं, जिससे घर में हमारी पुट्टी की जाती है, इन सभी की निर्माण विधि और उपयोग को भी हमें अच्छे से तैयार करना है। ये बेटा धातु से है, धातु से बेटा हमारे गुणधर्म कहते हैं, आयनिक यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म, ये बेटा सारी चीजें बेटा मैं देखो यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इससे बाहर आपकी एक भी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बेटा यूपीएमएसबी में पीडीएफ डाउनलोड किया, बहुत वाइड पेपर था, अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, तो तुम्हें इसको इस फॉन्ट में लिख करके लाए हो ताकि आप लोग अच्छे समझ पाओ। ये हमारा हो गया। ये बेटा हमारा जीव विज्ञान का पोर्शन है, हमारा पहला चैप्टर है। इसमें सजीव पौधे जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा क्या होती है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण समन्वय कैसा होता है, ये हमारा अगला चैप्टर होता है, छठा वाला चैप्टर है। इसमें कैसी सारी चीज होती हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, अनैच्छिक ऐच्छिक क्या होती हैं, प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तमाम चीजें इस चैप्टर से पूछी जाती है। ये भी 20 मार्क्स का आता है। फिर प्रजनन वाला चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं, इससे कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। अनुवांशिकता वाले चैप्टर से भी पूछा जाता है कि अनुवांशिकता क्या है, मेंडल का योगदान क्या है, लक्षणों की वंशागत के नियम लिखो और लिंग निर्धारण को संक्षिप्त में याद करना है। पहले अनुवांशिकता और जैव विकास था, तो इससे जैव विकास टॉपिक को हटा दिया गया, याद रखना। अनुवांशिकता के साथ पहले जैव विकास हुआ करता था, जैव विकास टॉपिक को भी ऐड किया गया था, लेकिन अब इस जैव विकास टॉपिक को हटा दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया, सिलेबस में अब नहीं याद रखना बेटा। फिर आता है हमारा ये अगला भौतिक विज्ञान सेक्शन। तो भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में ये पूछे जाएंगे। फिर हमारा ये दूसरा यूनिट विद्युत वाला, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये तुम्हारे काम आने वाला है, यही पढ़ना है बेटा, इसको कहीं एक जगह नोट कर लेना। और ये सबसे आखिरी वाला चैप्टर, ये था बेटा आपका सिलेबस। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब देखो फिर से देख लो एक बार, मैं अभी लगे आपको सर इसका घुमा दिए, तो बेटा कोई बाहर की चीज नहीं है। विद्युत धारा क्या होती है, इसमें विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर हमारा किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, ये तमाम चीजें बेटा आपके सिलेबस में पूछी जाएंगी और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आखिरी चैप्टर से बेटा पारितंत्र किसे कहते हैं, पर्यावरण समस्याएं क्या हैं, ओजोन परत का अवक्षयन कैसा था, कैसे नष्ट हो रही जो ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ये सारी चीजें, ठीक है। जैव निम्नीकरण क्या है, अजैव निम्नीकरण क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है, कुछ बच्चों को यह लगा करता है ना, क्या मैं टॉप नहीं कर सकता, मैं टॉपर नहीं बन सकता यार, मैं सिलेबस तो सर जान गया लेकिन मेरे से ना हो पाएगा।
बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग का साइज छोटा है? टॉपर का बड़ा होता है? हम मतलब कि कोई जो टॉपर होगा वो इतना बड़ा सर लेके घूमता है? भाई सभी का जो माइंड, जो मस्तिष्क होता है, उसका जो वेट होता है वो ऑन एन एवरेज 1.4 kg ही होता है। आपका भी होगा, एक टॉपर का भी होगा, किसी का कम ज्यादा नहीं होता, सेम है। सेम वो भी मेहनत कर रहा है। अच्छा क्या क्या चीजें देखो, टॉपर क्या उसको भैया उसके पास भी सेम बुक होती है जो आपके पास है, उसके पास भी होती है। अब ऐसा तो नहीं कि उसको कई स्पेशल बुक यूपी बोर्ड छपा के देता है, नहीं देता। टाइम भाई इसके पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे होते हैं। सिलेबस भी सेम होता है, ऐसा तो है नहीं कि यूपी बोर्ड इसको स्पेशल तरीके से सिलेबस बताता है, तुमको कम सिलेबस बताता है, फिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। सेम टीचर, अब टीचर कहोगे हाँ टॉपर रास्ता से थोड़ी पढ़ता है या फिर मैं टॉपर से पढ़ने आ गया। अरे ना मुन्ना, सब कोई भाई, सबके टीचर, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। फिर समझ लो, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, कुछ एक दो आ जाते हैं जो नहीं सही होते हैं, उनको हटा दो। लेकिन हर एक टीचर वो कोशिश करता है कि अपने बच्चे को बेस्ट दे। फिलहाल मैं तो ये करता ही हूं, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूं, बाकी मैं नहीं जानता। तो ये बात याद रखना कि आप में और टॉपर में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि वो हार्ड वर्क करता है, वो अभी से पढ़ना शुरू कर देगा। और अगर तुम सोचो कि मैं बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना शुरू करूंगा, एक रात को पढ़ाई करके जाके टॉप कर लूंगा, अभी मैं फ्री फायर खेल लेता हूं, यहां पर गलती होती है। आपको यही नहीं करना है, मौज मस्ती अब थोड़ा कम करना, कर रहा हूं मैं नहीं रोकूंगा, करो मतलब भर करो, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए सीरियस होना जरूरी है। माता पिता और आपके शिक्षक यानी मैं आपका भैया, अगर आपसे कुछ कहूं कि बेटा पढ़ना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तभी बेटा बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक हासिल होंगे, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात करते बेटा, आगे बात की जाए कि सर ये तो चलो ठीक बात है, आपने बता दिया मैं मान लिया, लेकिन मैं सर आपसे पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, लेकिन सर प्रॉब्लम मेरे को ये आती है सर नोट्स कैसे बनाऊं। भाई देखो, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा, और खास करके ये रिवीजन के लिए। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाई, तुमने इसको लाइटली लिया कि हाँ ठीक है हो जाए कम चल जाएगा, नहीं बेटा, इससे काम नहीं चलने वाला। तो नोट्स बनानी कैसी है? नोट्स बनाने के लिए सिंपल बेटा, आपको इधर उधर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है बेटा, नोट्स बनाने के लिए, नोट्स जब भी आपको बनानी तो क्या करना कि आप पहले तो, अगर आपने ऐप में एडमिशन ले लिया है तो अच्छी वाली बात है, वहां पे बेटा ऑलरेडी आपको पीडीएफ मिल जाती है, क्लास की डेली पीडीएफ मिल जाती है, उसके हिसाब से आपको काम कर लेना है। अब दूसरा बता दे रहा हूं, स्कूल में भी बेटा आपके जो टीचर्स होते हैं, वो जो डेली पढ़ाए ना, वो जो डेली पढ़ाते हैं ना, उसको प्रॉपर तरीके से नोट करो बेटा। वो ऐसे ही नहीं लिखा देते बेटा, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। कोई टीचर ऐसे नहीं बन जाता जब तक बिना ज्ञान के, बिना ऐसे कोई टीचर यहाँ पे खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता। क्या हाँ कोई आया और चलो ठीक है, ओ अच्छा आज पढ़ाना है क्या, चलो अच्छा कुछ पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। जो भी टीचर खड़ा है उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो अच्छे सब जानता है कि उसको क्या करना है। तो बेटा जो टीचर स्कूल में लिखा है वो नोट करो। अगर आप बेटा हमसे ऐप में जुड़ चुके हो तो बेटा तो आप याद रखना कि मैं जो पीडीएफ में पढ़ाता हूं, जो मैं बताता हूं कि आपको ये नोट करना है, तो वो आपको नोट कर लेना है। मैं कहता हूं बेटा ये आज की पीडीएफ पूरी इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरा नोट कर लो। मैं कह देता हूं, यहाँ पे बता देता हूं बेटा, मैं यहाँ पे कह देता हूं बेटा आपको इतना नोट करना है, और वही बेटा आपकी नोट्स है। बेटा आपको अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनानी है कि शॉर्ट नोट्स बनानी है, शॉर्ट नोट्स केवल रिवीजन के लिए काम आती है। उसको हम जब हमारा लगभग नवंबर पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगा कि अब आप बेटा शॉर्ट नोट्स बनाओ। अभी आपको एक लॉन्ग नोट्स बनानी है। जैसे जैसे क्लासेस आए, क्लास को फॉलो करो। क्या करो? क्लास को फॉलो करो। क्या करो? क्लास को फॉलो करो। जैसे जैसे बेटा क्लासेस आती जाएं, मैं अगर आप लोग स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तब मैं बता दे रहा हूं। अच्छा नोट्स बना क्या भाई? अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अरे भाई टीचर जो पढ़ा रहा है, टीचर ने बोला कि वह अच्छा लड़का है, तो नोट कर लो वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, नोट कर लो, बस हो गया। अगर टीचर कहे कि वह अच्छा लड़का है, यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, नोट कर लो। ऐसी ही नोट्स तैयार होती है, नोट्स के लिए अलग से कोई चीज नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। हाँ,
नोट्स में हमारी फर्जी चीजें नोट नहीं होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट हो वही नोट होनी चाहिए। और फिर से कह दे रहा हूं, अभी हमें स्टार्टिंग में ना हमारे जो नोट्स होनी चाहिए वो लॉन्ग नोट्स होनी चाहिए। हम वहां पर हर एक चीज नोट करेंगे, टीचर जो कुछ बढ़ाएगा हम एक एक अक्षर का नोट करेंगे, एक एक शब्द नोट करो, सब कुछ नोट करो। जब शॉर्ट नोट्स की बात आएगी ना, जब शॉर्ट नोट्स बनानी होगी ना, तब आप ये काम नवंबर में करना, और ये तब करना है जब हमें रिवीजन करना हो, कि अब हमें रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, ना कि टाइम वेस्ट के लिए। बात क्लियर रखना। अभी आप वो सब कुछ लिखो, वो सारी चीज नोट करो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको बता रहा है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे आपका कोचिंग का हो, या फिर मेरे से पढ़ रहे हो, अपने भैया से, राज भैया से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर अगर आप बात करते हैं, कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आज आपको हर एक चीज का सोल्यूशन देके जा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, इस बात का ध्यान रखना। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता सर, मैं बहुत कोशिश करता हूं, दिन रात पढ़ता हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा मेरे से। सर प्लीज कुछ सोल्यूशन बताइए। तो बेटा आज मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब उस केस में आपको क्या करना है। बेटा आप ध्यान से सुनना, अब मैं जो चीज बता रहा हूं बेटा, इस बात को एकदम सीरियस में लेना। यहां पर अब आपको ये नहीं कहा, ठीक है एकदम से सीरियस, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो अब एकदम से फोकस होकर देखना। पहली बात क्या करना है, ट्रेन योर ब्रेन, अपने मस्तिष्क को ट्रेन करना। अब ट्रेन क्या मतलब, क्या दौड़ाएं पटरी में? नहीं, कैसे ट्रेन करना है आपको। पहली बात है, मस्तिष्क को कहना है अपने माइंड, मैं ही कर सकता हूं। ये ऐसा इसमें क्या है जो मैं नहीं कर सकता। आप कहोगे सर यार मैं तो खुद जानता हूं मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे यार तुम ये मान लियो ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो ही नहीं हो पा रहा है। अभी तुम सोचो कि यार मेरे से हो जाएगा, अभी मैं ये कहूं बैठो, अगर बेटा अभी तुम नहीं किए तो मैं तुमको आज गोली मार दूंगा, बेटा तुम्हारा ये आखिरी वक्त है। अब सिंपल सी बात सोचो, जब एग्जाम टाइम आता है ना, तो एक रात में सारी चीजें पढ़ लेते हो कि नहीं पढ़ लेते हो? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और वो एक रात में सारी चीजें याद भी हो जाती हैं। कैसे, क्या हुआ इस एक रात में? आपने उस दिन सोचा कि मैं अगर नहीं करूंगा तो मैं बोर्ड एग्जाम में फेल हो सकता हूं, तो तुमने अपने माइंड को कहा कि मुझे याद करना पड़ेगा, अगर मैं याद नहीं करूंगा तो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तुमने अब इस बात को अपने माइंड से कहा। यही आपको कहना है हर समय हर दिन कि ये काम मैं ही कर सकता हूं। तो अपने मस्तिष्क को ट्रेन करो, उसको अपना गुलाम बनाओ, खुद उसका गुलाम ना बनो। फिर है लर्निंग मेथड्स, सीखने के तरीके कैसे? विजुअलाइजेशन, अगर तुम्हें सीखना है तो मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, विजुअलाइज करो। अब सर विजुअलाइज कैसे करो बेटा, एनोन ऊपर नीचे आगे पता नहीं कैसे हो गया। विजुअलाइज करो कि मान लो कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया हो रही है, अच्छा मैंने आयरन लिया, ओहो आयरन लिया, फिर कॉपर सल्फेट लिया, मेरे पास ये मान लो बर्तन था, उसमें मैंने आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, और यहाँ पर एक इस तरह मैं डिफिनीशन पढ़ा था कि अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, लोहे की कील ऐसी ब्राउन मतलब कि हाँ नहीं लाएंगे तो थोड़ी काले रंग की होती है, भूरी हो जाती है बाद में, और उसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, फिर उसको हम उसमें डालते हैं तो हरा हो जाता है। विजुअलाइज करो, हर एक चीज को सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको इमेजिन करो माइंड में। जैसे तुम इतिहास याद कर रहे हो तो या उसमें पढ़े हो कि यार हाँ अकबर ने इसके ऊपर अटैक किया, महाराणा प्रताप ने ये किया, छत्रपति शिवाजी ने इस तरह, हाँ उधर से सेना आई, इधर से हमारी ये सेना पहुंची, यहां पर मार दिए वो मार दिए, दिन कौन सा था, अच्छा इस दिन हुआ था। भाई मेरे को याद नहीं आ रहा कि इस दिन में क्या लड़ाई हुई, पानीपत का युद्ध क्या हुआ, जो भी है, मान लो कि 1526 में पानीपत का हुआ है कि नहीं मुझे याद नहीं, सच्ची में कह रहा हूँ। अब 1526 में पानीपत का, अच्छा 1526 है, उसी दिन मैं वहीं पे युद्ध। अपने आप को सोचो कि तुम उस फील्ड में खड़े हो, उस जगह पे खड़े हो जहां पर युद्ध हो रहा है, और वहां पे हर एक चीज को विजुअलाइज करो। मैं फिर कह रहा हूं, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। अपने दिमाग का प्रयोग करो। अब कहोगे सर ये क्या चीज है, अब सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा ना विजुअलाइज, वैसे करो। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने माथे पे उंगली रखो, अपने माथे पे उंगली रखो,
रखिए सबको रख लिए, सबको रख लिए। अब आपने अभी क्या किया, जहां तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने अब जहां पे मैंने उंगली रखा है वहीं पे उंगली रखा है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो सोच रहे हैं कि यार माथे पे रखने कह रहे हैं और मैं तो यहां रखा हूं, माइंड में है ना यहां पे, यही। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, मैं ये बता रहा हूं कि जो हमारा माइंड है ना वो उन चीजों को ज्यादा याद रखता है जिस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। अब जैसे अगर कहूं, अब मैं देखो, मैं माथा तो हमारा ये है ना, लेकिन हमने उंगली कहां रखी, यहां रखी, यहां रखी ना, हमने यहां पे माइंड का उपयोग ही नहीं किया। हमें ठीक है, हाँ सर कह रहे हैं, हाँ रख लेते हैं। तुमने देख कर सीखा, देख कर जाने का, अच्छा ये माथा है क्या, लेकिन है क्या यहां। हमने मस्तिष्क का उपयोग ही नहीं किया। मस्तिष्क का सही उपयोग करो, ये न देखो कि सारी चीजें कैसी हो रही, ये समझो कि ऐसा क्यों हो रही है। अगर तुम ये समझ लिए ना तब समझ लो कि हर एक चीज अच्छी हो जाएगी। तो कैसे करें, अब तुम जानते हो कि लाइक मूवी, जब कोई चीज मूवी में देखते हो ना तो सारी चीजें याद रहती है। स्टोरी ऐसी हुआ, हीरो ने उसको मार दिया, ये मार दिया, बाहुबली ने उसको, कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, क्यों मार दिया, सारी चीजें तुम्हें याद हैं। ये मेलोडी टॉफी है, इसको अगर खोल के दे देंगे तो इसको बस तुम आगे बोल दिया मेलोडी टॉफी, इसका टेस्ट तुम्हारे मुंह में आ गया। एप्पल लेवे टॉफी, मुंह में टेस्ट आ गया। क्यों, उस चीज को तुमने क्या है एकदम से जिया है, उसको फील किया है। यही आपको करना है, हर एक चीज को फील करना है, हर एक चीज को इमेजिन करना है, तभी जाकर के आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। और सबसे अच्छी चीज, फिर इसके बाद सबसे अच्छी चीज आपको क्या करनी है, कि अगर आपको अच्छा करना है बेटा, आपको अगर अच्छा करना है ना, तो सबसे अच्छी चीज एक है कि आपको कोई चीज तैयार करनी है ना, तो दूसरे को पढ़ाओ, दूसरे को टीच करो, समझाओ। मान लो कोई अभिक्रिया तुमने याद कर ली है, याद होगी तुम्हें, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें याद है, उसको मास्टर करो, उसमें मास्टर बन जाओ। कैसे, मम्मी को पकड़ो, ए मम्मी इधर आओ, हमें बहुत समझाओ, तो आज हम तुमको एक चीज बताओ जीत जाए। ए भाई इधर आओ, ए आज चिंटू को पकड़ लो, अपने छोटे भाई को पकड़ लो, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे होता है, उनको रिएक्शन समझा दो, उनको कोई डिफिनेशन बता दो, उनसे बता दो कि हाँ ये यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, उनको पहाड़ों के बारे में बता दो, उनको नदियों के बारे में बता दो, सब कुछ बताओ उनको बताओ जो तुमने याद किया है। अगर तुम ये करोगे, उनको अच्छे समझा दिए, अपने स्कूल के दोस्तों को अच्छे समझा दिए, कह दे रहा हूं सबसे अच्छी विधि होती है। उन इतनी सारी विधियों में ना ये तीसरी ऐसी विधि है जो सबसे बेस्ट होती है। टीच अदर्स, दूसरे को समझाओ, दूसरे को पढ़ाओ। जैसे हम लोग है ना, अब हम लोग को आपके सिलेबस की हर एक चीज याद हो गई, क्यों, क्योंकि हम रोज आपको पढ़ाते हैं, साल भर में एक टॉपिक को पता नहीं कितनी बार पढ़ा देते हैं। यही होता है, हम लोग भी भूल जाते हैं, अभी हम पढ़ाना बंद करते हैं हम भी भूल जाएंगे, हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों को पढ़ाएंगे ना तो उसमें मैं खुद को पता चलता है, अच्छा मैं यहां पे गलती किया। अब बेटा कहोगे सर शर्म आएगी, बेटा शर्म करोगे तो फिर फूटेगा गरम, फिर मैं यहां पे कुछ नहीं कर रहा। बेटा शर्म को त्यागना पड़ेगा, वो तुम्हारा जीवन है, जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और दूसरी बात, सर टाइम टेबल कैसे बनाए, टाइम टेबल बनाना भी सबसे बड़ी बात होती है। अब बेटा टाइम टेबल ना सबका अलग होता है, सबका अलग होता है। अब कहोगे सबका अलग होता है मतलब क्या सर, अब इसका मतलब ये, मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो किसी चीज को 1 घंटे में तैयार कर लेते हैं, कुछ होते हैं 1.5 घंटे में तैयार करते हैं, कुछ होते हैं 2 घंटे में तैयार करते हैं। अब बताओ जिसको 1 घंटे में तैयार हो गया है उसको क्या ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, जो 2 घंटे में तैयार करता है उसको टाइम लगा ना। यानी ये व्यक्ति अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में इसको टॉप करने के लिए, जो 1 घंटे में याद कर लिया उसको टॉप करने के लिए वो 6 घंटे में अगर पढ़ता है तो वो टॉप कर जाएगा। वो अगर 6 घंटे पढ़ रहा है तो वो टॉप कर जाएगा। तो जो 2 घंटे में याद करता है तो क्या वो 6 घंटे में टॉप कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसके लिए बेटा उसको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अब कहोगे सर अभी से 10-12 घंटे पढ़ाएंगे क्या, हाँ बेटा अभी से पढ़ो। मैं एक एग्जांपल दिया हूं ना 10 से 12, लेकिन तुम अभी से, अभी तुम मान चलो मार्च में देख रहे हो तो तुम मान लो कि मार्च में अगर देख रहे हो तो चलो 2-3 घंटा तुम अभी शुरू कर दो जब इससे स्कूल नहीं जा रहे हो। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इंजॉय खत्म करने के बाद, एग्जाम खत्म हुए तो तुम्हारी जो पढ़ाई वो मिनिमम से 4 से 5 घंटे होनी चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम ये तुम्हारी पढ़ाई होनी ही चाहिए। अगर इससे कम पढ़ोगे तो फिर सब बेड़ा गर्क है। चलो सर ये तो मैं जान गया 4 से 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन इसमें पढ़ना कैसे, देखो
जब कभी आपको टाइम टेबल बनाना हो ना, तो याद रखना, आप पहले अगर जो टफ सब्जेक्ट है, जो टफ होते हैं, हार्ड वाले जो टफ होते हैं ना, उनको उस समय पढ़ो जब आप एकदम से फ्रेश फील कर रहे हो, आपको लग रहा है एकदम से तरोताजा, चलो और मैथ्स नहीं आती, चलो मैथ्स लगाते हैं। अब तुम्हें नींद आ रही है तो मैथ्स को उठा लिए, वो तो कहेगा आज और सो जा। जब कभी नींद आए तो वहां पे वो सब्जेक्ट उठाओ, वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दो जो आप में को इंटरेस्ट आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब बेटा टाइम टेबल कभी किसी और के हिसाब से मत बताना, टाइम टेबल रोज अपने के हिसाब से बनाओ। सपोज तुम्हारे पास, तुमने डिसाइड किया कि मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं। कितने? मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं। अब उन 6 घंटे मैं जानता हूं कि मेरी साइंस कमजोर है, तो साइंस को मैं 1 से सवा घंटा दूंगा, 1 से या 1.5 घंटे दूंगा। तुमने कहा कि मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा आसान है, मैं इसको कर लेता हूं हिंदी, चलो हिंदी को मैं आधे घंटा देता हूं। कितना? आधे घंटे। मैं इंग्लिश को 1 घंटा दूंगा क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए कठिन है। मैं मैथ्स को 2 घंटे दूंगा। अपना टाइम डिसाइड करो। और बेटा ये जो टाइम टेबल है ना, रोज चेंज होना चाहिए तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से। अब मान लो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कभी मैथ्स, आज मैथ्स पढ़ने का मन कर रहा है, कल नहीं किया, ना पढ़ो भाई। मैं आज साइंस मुझे पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं साइंस पढ़ूंगा, हां मैं पढ़ूंगा। इंटरेस्ट बेटा, अब मान लो तुम्हारा मन ही नहीं है पढ़ने का, ना पढ़ो। लेकिन जब पढ़ो ना तो फिर मन लगा के पढ़ो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, सारी चीजें बेटा मैं आपको बता दी हूं। तो बेटा यहां तक आपका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे क्या सारी चीजें रहेंगी, मैंने आपको सब कुछ बताया, जितनी चीजें बता दी बेटा। टाइम टेबल के लिए बता देना, हमेशा अपने हिसाब से बनाना टाइम टेबल। और टाइम टेबल मैं बता दूं, सिंपल से कोई फॉलो नहीं कर पाता, इसीलिए कह रहा हूं कि टाइम टेबल रोज चेंज कर लेना। बस 6 घंटे अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हारा वो 6 घंटे डिसाइड होने चाहिए, 6 घंटे तुम्हें पढ़ना है। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि ना मन करे तो मत पढ़ना, ये भी मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना। तो बस यही तक था, और मेरे हिसाब से बेटा ऑल द बेस्ट। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे से आप जुड़ते हो तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हें बेहतरीन अंक दिलाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार जरूर कमेंट करना कि राज भैया आपकी क्लास एकदम मजा आ गई। तो राज भैया भी अगर देखिए तो राज भैया कमेंट जरूर करेंगे। और फिलहाल आपको जहां पे प्रॉब्लम आ रही हो किसी चीज़ में, सेक्शन नोट्स बनाने में, जो भी प्रॉब्लम है बेटा कमेंट जरूर कर देना, ताकि अगर मुझे उचित लगा तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।